हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो 2026 के एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गया। अब ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन भी कंप्लीट कर लिए हैं या एडमिशन कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अब शुरुआत हो चुकी है 2027 के लिए, यानी कि अब एक सही समय होता है। यह समय एक परफेक्ट टाइम होता है सीयूईटी के लिए तैयारी को शुरू करने का। अभी से अगर आप तैयारी को शुरू करते हैं तभी जाकर के आप एग्जाम तक सारे सिलेबस के साथ साथ उसको कई एक बार प्रैक्टिस करके ये श्योरिटी ला पाते हैं कि इस बार हम अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में अपने फेवरेट सब्जेक्ट की एक सीट पक्की कर सकते हैं या करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस साल की, इस नए वर्ष की, जिसमें हम लोग अब आगे 2027 के लिए शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले सीयूईटी यूजी 2027 में जो डोमेन मैथ है उस डोमेन मैथ के सिलेबस की बात कर लेते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है लाइक बीएचयू, डीयू, ये दोनों ही यूनिवर्सिटी, अगर मैं इन्हीं दोनों की बात करता हूं, बाकी एयू है और भी हैं। अगर आप बीएससी मैथ्स करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं एज अ मैथ सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो आपको हर जगह मैथ्स का क्लास 12th की मैथ्स वाला एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको डोमेन मैथ्स कहा जाता है। तो आज हम उसी के सिलेबस की बात करने जा रहे हैं, तो आखिरी तक रुकना है, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ में आपको पेपर पैटर्न, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे जिससे आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा या आप सेफ जोन में होगे, सारी बातें क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी बच्चों को सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है 2027 के लिए, ये क्लास 12th का सिलेबस होता है। सबसे पहला डाउट ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सर क्या हमें क्लास 11th का भी मैथ कवर करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर करना होता है। कहने को एनसीईआरटी, लेकिन उससे कुछ भी आगे भी बढ़ना है। एनसीईआरटी को एज अ सिलेबस समझ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको उसके आउट ऑफ द बॉक्स जाके करनी पड़ेगी। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूं कि हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं जो हमें पढ़नी है, उन यूनिट के अंदर कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। क्योंकि जब सिलेबस को अच्छे से समझोगे और आप उस सिलेबस का एक प्रिंट निकाल करके अपने पास रखोगे और अपने आप को ट्रैक करोगे कि हमने क्या पढ़ लिया है और क्या अभी पढ़ना बाकी है, तभी आप कह पाओगे कि हमारी जो तैयारी है वो एक सही ट्रैक पे जा रही है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सारी यूनिट जो है वो ये है, यानी कि आपके सिलेबस में टोटल 6 यूनिट हैं। पहली यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन रहेगी, दूसरी यूनिट आपकी अलजेब्रा होगी, तीसरी यूनिट कैलकुलस की होती है, चौथी यूनिट वेक्टर एंड 3D की होती है, फिफ्थ यूनिट आपकी एलपी की होती है और सिक्स्थ यूनिट आपकी प्रोबेबिलिटी की होती है। ये तो हो गई यूनिट। लेकिन क्या सिलेबस इतना ही है? नहीं, अभी इन यूनिट के अंदर भी चैप्टर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यूनिट 1 था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंदर हमारा पहला चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको इसमें जो हमारे सीयूईटी में सिलेबस जो बनाया गया है या जो एनटीए ने अपना सिलेबस जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा कि आपको टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ के आना है, लाइक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन। फंक्शन में भी आपको टाइप ऑफ फंक्शन लाइक वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये इन्होंने सिलेबस बताया। लेकिन अब यहीं पे मेन होता है काम एक मेंटर का, एक टीचर का। आपको रिलेशन तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कि आप सेट थ्योरी नहीं पढ़ोगे। यानी कि आपको इनडायरेक्टली इसके अंदर हिडन है कि आपको भाई मेरे सेट थ्योरी कवर करनी पड़ेगी, जो कि 11th हो जाएगा। दूसरा, क्या सर केवल टाइप इतने में तो डायरेक्ट हम टाइप पे आ जाएंगे? नहीं, टाइप से पहले हमें रिलेशन की डेफिनेशन को समझना होगा, और रिलेशन की डेफिनेशन को समझने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और सर ये दोनों चीजें कहां हैं? ये सर दोनों चीजें विस्तार से 11th में बताई जाती हैं। तो इसलिए क्योंकि ये 12th का सिलेबस बोला जाता है तो डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि टाइप ऑफ रिलेशन। बट
आप डायरेक्ट कोई चीज नहीं कर सकते, उसका बेसिक पहले समझना होगा। तो कुछ टॉपिक हिडन भी हैं जो हमें करने हैं, लेकिन ऐसा कोई भी चैप्टर 11th का नहीं करना होता है जिसका 12th में कोई कनेक्शन ना हो। और जैसे रिलेशन फंक्शन 11th में भी होता है, 12th में भी होता है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 11th में भी देखने को मिलता है और 12th में भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है उसका बेसिक पढ़ने के लिए 11th जाना होगा, बट नहीं भी जाओगे तो तब नहीं जाओगे जब आपका 11th पहले से तैयार होगा। वैसे ही अगर आप फंक्शन की बात करोगे तो आपका वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन की बात कर देता है सीधा। लेकिन क्या हमें फंक्शन की डेफिनेशन नहीं यहां समझनी है? बिल्कुल समझनी है। हमें यहां पे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए। दूसरा हमें समझना पड़ेगा सर टाइप ऑफ फंक्शन को, बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन की सर डोमेन, उस सर फंक्शन की रेंज, हमें उसकी डोमेन और रेंज को भी कवर करना होगा। अब ये सब कहां है? ये सब सर 11th में है। तो ये टॉपिक इसके अंदर छुपे हुए हैं जो हमें कवर करने होते हैं। ये बात दिमाग में बिठाते चलो कि हमें एग्जैक्टली ये सिलेबस फॉलो नहीं करना है कि सर हमने पहला यूनिट ओपन किया रिलेशन फंक्शन चैप्टर, सीधा हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। कैसे? पहले पढ़ो कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, पहले पढ़ो सेट थ्योरी क्या है, क्योंकि सेट थ्योरी का जब सेट बनता है, सेट से सबसेट बनते हैं, सबसेट्स के कलेक्शन को ही आप जब सबसेट के कलेक्शन को करते हो तो आपको आइडिया होता है ए क्रॉस ए के बारे में या ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही जो सबसेट होता है वो एक रिलेशन बनता है, यानी कि थ्योरी एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी। आसान है बट थोड़ा सा मेहनत लगती है। आप इसी के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे तो आईटीएफ आ जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सीधा कह रहा है कि डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। हाँ ये आएगा, लेकिन आप फर्स्ट डे ये बात नहीं कर पाओगे। आपको इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए भाई मेरे। आप अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात पहले करनी पड़ेगी। पहले आपको इसकी डोमेन रेंज को समझना होगा, इसकी डोमेन और रेंज को समझना होगा। और सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात क्या है मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं मैथ्स के बारे में, थोड़ा सा भी 12th में पढ़े हैं या 11th में पढ़े हैं, 12th में हो तो 11th में पढ़ो, 11th में तो हो ही नहीं सकते हो तो सीयूटी के लिए नहीं आए हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन का 1/1 होना आवश्यक है, फंक्शन का बाइजेक्टिव होना अनिवार्य है, क्या कि आच्छादक होना पड़ता है उसको। और एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी एक्चुअल डोमेन और अपनी एक्चुअल रेंज के अंदर ना तो 1/1 बनाता है ना ही ऑन टू बनाता है, यानी हर फंक्शन मैनी वन है। क्योंकि आपने देखा होगा साइन में, कॉस में, टेन में एक इनपुट पे जो वैल्यू आई है वो दूसरे पर भी आ जाती है, मतलब वो मैनी वन है। और अगर वो 1/1 नहीं है तो इनवर्स की बात नहीं होगी, इनवर्स की बात नहीं होगी तो आईटीएफ का जन्म नहीं होगा। तो यहां पे हमें सीखना होता है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी एक्चुअल डोमेन क्या है, फिर उनको हम 1/1 बनाते कैसे हैं, कैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बनाएंगे और कैसे उसकी डोमेन और रेंज को निर्धारित करेंगे। बहुत कुछ इसमें छुपा होता है। सिलेबस देखने में लग रहा है कि 3 लाइन लिख दी है, खत्म हो गया है, बट ये 10 लेक्चर का टॉपिक होता है। और ये आपको कहां मिलेगा सर? पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कोई कमी ही नहीं है। सबसे पहले वो अपनी बुक पे पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। और जब आपको कहीं ना दिखे कुछ ना, तो आप हमसे बात करेंगे, बेसिक शिक्षा का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसमें आप वरदान बैच को ज्वाइन करना। वरदान बैच वो बैच होता है जो हर साल हजारों सिलेक्शन दिलाता है, बीएचयू, डीयू, आपका एयू, आपके बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। अदर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, टॉप नॉच सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हजारों सिलेक्शन दिलाता है। तो आप बेसिक शिक्षा से कनेक्ट हो जाइए, वहां से आप तैयारी करें और खुद से कर सकते हो, वेल एंड गुड। ठीक है, अब अगला अगर मैं बात करता हूं तो आपका यूनिट 2 एलजेब्रा। एलजेब्रा में भी 2 टॉपिक है, एक है मैट्रिक्स, एक है डिटर्मिनेंट। अब देखो इंटरेस्टिंग, मैट्रिक्स का 11th से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब आपको पीछे कुछ नहीं पढ़ना है, डिटर्मिनेंट में भी नहीं पढ़ना है। तो जो है अब यही है। मैट्रिक्स में क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उनके नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें जीरो मैट्रिसेस हो गई इंपोर्टेंट, ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन जैसे रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन। फिर आप उसकी कॉम्यूटेटिविटी,
यानी कि आप उसके सहचर्य नियम, उसका क्रम विनिमय नियम, ये सब नियम पढ़ोगे वहां पे। और हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाते हैं। अगर आपको अभी लग रहा हो ना कि सर तो लगातार सिलेबस इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे, ये सिलेबस इंग्लिश में लिखा है इसलिए इंग्लिश में डिस्कस हो रहा है, आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। दोनों मीडियम की क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के, क्योंकि यहां पे स्केलर की बात होगी, यहां मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स आ जाएगा तो फिर आप उसमें एडजॉइंट हो गया, आप उसमें कोफैक्टर, माइनस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। और फिर आप इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात करोगे, ये आपका सिलेबस हो जाएगा मैट्रिक्स का। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट का सिलेबस होगा। डिटर्मिनेंट में आप सबसे इंपॉर्टेंट बात की 3x3 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की बात करनी होती है, माइनर हो गए, कोफैक्टर हो गए। उसके बाद आपके एप्लीकेशन हो गए डिटर्मिनेंट पर, कि एरिया जो ट्रायंगल का होता है जिसमें वर्टिसेस गिवन होते हैं वो यहीं से बनता है। तो उसके बाद एडजॉइंट है, इनवर्स है, कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसमें सर, ये होता है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि 3 इक्वेशन होती है XYZ में, फिर उनका हम सॉल्यूशन निकालते हैं लॉन्ग मेथड से। यहां पे सॉल्यूशन भी पूछ लेता है और यहां पर ये ज्यादा पूछता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होगा, इनफिनाइट होगा या नो होगा। यानी ये आपके सिलेबस हो जाता है। फिर उसके बाद आती है आपकी तीसरी यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, कैलकुलस। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी कैलकुलस। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। 50 क्वेश्चन के पेपर में 25 क्वेश्चन का वेटेज लगभग इस यूनिट से आता है, क्योंकि ये यूनिट नहीं है, ये आधा सिलेबस है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आएगा, जिसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन में लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन, आपको उसमें एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव, यानी कि बहुत सारा इसमें डेरिवेटिव्स आपको पढ़ने होते हैं। फिर इसके ही अंदर इसी के बाद फिर इसमें आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अब अच्छाई ये है कि कुछ एप्लीकेशन हटा दिए गए, सिर्फ 2 ही 3 बचे। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, ठीक है। ये आपके यहां पे एप्लीकेशन हो गए। या फिर सिंपल प्रॉब्लम किसके बेसिस पर, आपका रियल लाइफ एग्जांपल्स पर, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये रियल लाइफ एग्जांपल पे एप्लीकेशन बनाएगा। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन आ जाता है। इंटीग्रेशन में आपके फंडामेंटल इंटीग्रेशन के साथ साथ एक कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होते हैं, जिसमें आप लोग 3 तरीके के इंटीग्रेशन पढ़ते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये इंटीग्रेशन का पूरा आपका सिलेबस बनता है, यहां से ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें एरिया अंडर द बाउंडेड कर्व आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले 2 कर्व के बीच का एरिया पूछा जाता था, अब सिलेबस को रिड्यूस करके सिंपल कर्व्स के बीच का बात कर दी गई है, या एक तरफ से कर्व होगा एक तरफ से एक्सिस होगी, सिंपल कर दिया है थोड़ा सा। उसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका 1 ऑर्डर 1 डिग्री के इक्वेशन ही पढ़ने होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑर्डर और डिग्री ही पढ़ना है इसका, कोटि और घात क्या होती है किसी अवकल समीकरण की। उसके बाद इसमें आपके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए, से वेरिएबल सेपरेबल हो गया। ये इसमें 3-4 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से 3-4-5 क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी तो 5 भी आ जाता है। उसके बाद इसमें देखो अभी एक यूनिट चल रही है, 5 चैप्टर की एक यूनिट है, इसीलिए इसमें मैं अगर 5 का भी एवरेज लेता हूं तो 25 क्वेश्चन बनता है। अगली जो है वो है वेक्टर एंड 3D। ये बहुत कम कर दिया गया, पहले 3D बहुत लेंथी हुआ करता था, आपका प्लेन हटा दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन हटा दिया, समतल हटा दिया। अगर आप यहां पे देखोगे तो पहले तो डेफिनेशंस वेक्टर स्केलर की, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज की बात करता है। उसके बाद किसी वेक्टर के टाइप की बात करेगा, निगेटिव क्या है उसका, कंपोनेंट्स क्या है, एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, सिंपल बातें। उसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर्स में आ गया, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर्स क्या होता है। उसके बाद उन वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, या ज्योमेट्री से हम क्या समझते हैं। यानी कि ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन ठीक ठाक पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन इसका आ जाता है। उसके बाद आता है 3D। 3D इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो उधर डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाते हो तो इधर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना डायरेक्शन कोसाइन रेशियो, लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है कि 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि यहां सिर्फ लाइन है सिलेबस में। तो पहले तो
1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, फिर उसके बाद 2 लाइन के बीच की दूरी, अगर वो स्क्यू है यानी कि प्लेन समतल में कहीं भी है, एक पैरेलल है, मतलब कई टाइप के इसके अंदर बनते हैं क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। 5th यूनिट आपकी एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान। इससे कम से कम 5 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा कम से कम, और बहुत इजी टॉपिक है। ये सिर्फ एक ही बात पर चलता है कि आप लीनियर इक्वेशन को कितना समझते हैं। आप जो क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ करके आए हो ना, इक्वेशन नहीं इक्वेशन, उसको कितना समझते हैं, उसका ग्राफ बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, उसी से चैप्टर हो जाता है। यानी कि इसमें 3 लेक्चर 5 क्वेश्चन बना देता है। यानी कि 120 मिनट 2 घंटे पढ़ लोगे तो आपके 5 क्वेश्चन बन जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपका सबसे पहले तो 11th में है, क्योंकि ये तो 11th से पढ़ करके आओगे सर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद पॉसिबल आउटकम्स क्या है, आउटकम्स का कलेक्शन, सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस से इवेंट बन रहे, कितने टाइप के इवेंट होते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद एडिशन थ्योरम क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, ये बहुत सारी चीजें आप 11th से जोड़ोगे। उसके बाद आप इधर आओगे 12th में, 12th में भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ जाएगी, एडिशन थ्योरम आ जाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात आ जाएगी, एक्सक्लूसिव इवेंट की बात आ जाएगी। उसके बाद यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नया बढ़ जाता है। आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया, आपका वेज थ्योरम हो गया। पहले इसमें क्या होता था, पहले इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी था, अब वो हट गया है। पहले इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी थोड़ा सिलेबस कम भी हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी रिड्यूस हुई है। तो ये आपका कंप्लीट 6 यूनिट है। 6 यूनिट के अंदर लगभग देखे होंगे आपने, ठीक ठाक सिलेबस बनता है क्लास 12th मैथ्स का। तो ये सिलेबस अगर आपने 11th 12th को अच्छे से पढ़ा है तो आपको बस रिवीजन करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कहीं पर 11th में या 12th में बेसिक्स कमजोर हैं तो आपको हेल्प की नीड पड़ेगी, आपको मेंटरशिप की नीड पड़ेगी, आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करते हुए सिलेबस कवर कराए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, क्वेश्चन को करने का तरीका बताए। क्योंकि 12th में करते थे, आपके पास समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं होती थी, लेकिन यहां पे समय सीमा की बाध्यता होगी, यहां पे लिमिट है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बेसिक शिक्षा के इस वरदान बैच को, और ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से बेसिक शिक्षा का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और उसमें अपने आप का रजिस्ट्रेशन कर लेना, मोबाइल नंबर, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप उसमें देखेंगे अपना कोर्स, तो वरदान बैच आपको नजर आ जाएगा। आप चाहे साइंस से करना चाहो या फिर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज है या आप एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं सारे बैचेस वहां पे उपलब्ध हैं। ढेर सारी वहां पे फैसिलिटीज हैं, आपको पीवाईक्यू वहीं मिल जाएंगे ऐप के अंदर, आपको उसके सॉल्यूशन ऐप के अंदर मिल जाएंगे, आपको हर चैप्टर में हर लेक्चर की एक डीपीपी मिला करती है, लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास के बाद आपको एक डीपीपी प्रोवाइड होगी जिसमें 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होंगे जो आज पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपको 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट और 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, जिसका आपका डाउट सेशन भी लिया जाता है। यानी कि एक असेंबल्ड तरीके से आपकी कंप्लीट क्लासेस कराई जाती हैं। और ऐसे ही नहीं कहते हैं, हजारों बच्चों का हम लोग हर साल सपना पूरा करते हैं, उनके बेहतर भविष्य के लिए उनकी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में उनको भेजते हैं। ये हम नहीं कहते, हमारा रिजल्ट कहता है। तो अब आपसे मुलाकात होगी, आपको बैच में मैं नजर आऊंगा, आपको मैथ डोमेन में पढ़ाऊंगा, और मैं आपको जाते जाते बता देता हूं कि मैं मैथ डोमेन के साथ साथ आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसकी भी न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ाता हूं। चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अब हमारी बैच के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।